अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जी हाउ टू फिल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल वीज़ा डी टाइप के लिए है। इटली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमने कैसे फिल करना है, फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, फैमिली रियूनियन वीज़ा भी कह सकते हैं, नेशनल वीज़ा डी फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं, वर्क वीज़ा फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें वीज़ा फॉर्म डी इसको हम इसलिए कहते हैं डी टाइप उन लोगों के लिए यूज होता है जिनकी जो लिमिट ऑफ स्टे है वो 90 डेज अबव होती है। अगर आपने 90 से ज्यादा दिन वहां स्टे करना है तो आपने ये वाला वीजा फॉर्म फिल करना है, चाहे वो आपका वर्क वीजा है, चाहे आपका स्टूडेंट वीजा है, चाहे आपका जो है वो फैमिली रियूनियन वीजा है। ठीक है जी, ये तो थी हमारी इंफॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपका यहाँ पे आ जाएगी पिक्चर। जो पिक्चर होगी आपकी वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। अगर तो फीमेल है तो दुपट्टा नहीं होना चाहिए, कान नजर आने चाहिए और ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। वो पिक्चर आपकी यहाँ पर आएगी पासपोर्ट साइज, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर दोबारा मैं बता रही हूँ आपको। अब जी सबसे पहले आ जाता है सर नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम जो है वो आयशा रहमान ले ले, ठीक है, वो है। और मेरा सर नेम वो आएगा जो सेकंड नेम होगा, ठीक है मेरा। अब यहाँ पर आएगा जी रहमान, ठीक है जी। अब रहमान अगर तो आपके हस्बैंड का नेम है, फिर यहाँ पर सर नेम एट बर्थ जो आपके बर्थ पे था, फॉर एग्जांपल आपके फादर का नेम था तो यहाँ पर आपके फादर का आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नेम शादी के बाद नहीं चेंज हुआ और आपका रहमान फादर का ही नेम है तो यहाँ पर भी फादर आएगा। फॉर एग्जांपल रहमान मेरे फादर का ही नेम था तो यहाँ पर मैं रहमान ही लिखूंगी, ठीक है। और अगर मैं मेल हूँ, मेरा नेम चेंज नहीं हुआ, जैसे मेरा नाम अब्दुल रहमान है तो यहाँ पर सेम ही आपका जो सर नेम है वही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मेरा आ जाएगा जी आयशा, ठीक हो गया जी। फिर उन्होंने पूछा है जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1990। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ओके जी। अब जी नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल मैं पैदा हुई हूँ फैसलाबाद में, और आपका जो भी है आपने वो मेंशन कर देना है। फिर आपका कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, हमारा है जी पाकिस्तान। अगर आपका कोई सेपरेट है आपने वो करना है। करंट नेशनैलिटी हमारे पास कहाँ की नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। फिर जी नेशनैलिटी एट बर्थ, बर्थ पे अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री में पैदा हुए थे, आपकी तब नेशनैलिटी वहाँ की थी, आपने वो यहाँ मेंशन करनी है। अगर आपकी सेम है तो आपने पाकिस्तान ही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। इफ डिफरेंट आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और सेम भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर आपकी जाएगा आप मेल है फीमेल है। फॉर एग्जांपल जी मैं फीमेल हूं तो यहाँ पे मैं फीमेल टिक करूंगी। जेंडर आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। अब यहाँ पर जी आप अगर तो मैरिड है आपने मैरिड का कर देना है। अगर आप अनमैरिड है, अगर सेपरेटेड है, सेपरेटेड मतलब अलैदगी आपकी हो चुकी है, विडो है आपकी जो है बेवा है, आप मैरिड है, शादीशुदा है, डिवोर्स है, आपकी तलाक हो चुकी हुई है, यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपने उसको टिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं मैरिड हूँ, मैंने मैरिड को टिक कर दिया है जी। तो अगर आपके साथ कोई माइनर है, कोई बच्चा है, तो यहाँ पर उसका सरनेम, नेम, एड्रेस आ जाएगा अगर आपसे उसका डिफरेंट है। और अगर नेशनैलिटी ऑफ कस्टडियन जिसके पास उसकी कस्टडी है, कस्टडी को उर्दू में क्या कहेंगे हम, जिसके पास उसकी जिम्मेदारी है कह लें, या जो उसको संभाल रहा है, गार्डियन है, उसके जो है उसकी नेशनैलिटी आ जाएगी। तो अगर तो माइनर है तो आपने इसको फिल करना है, अगर नहीं है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा जी नंबर ऑफ आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आपकी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं पासपोर्ट को। अब यहाँ पर पासपोर्ट आपका कौन सा है, ऑर्डिनरी है हमारे पास, अगर आपका डिप्लोमेटिक है, कोई सियासी है, सर्विसेज है, अगर आपका ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल इशू हुआ है, स्पेशल है, तो आपने जो टाइप भी है वो कर देना है। मेरे पास जी ऑर्डिनरी है, मैं ऑर्डिनरी करूँगी, ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यही ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, पासपोर्ट, और नंबर आपके पासपोर्ट का नंबर यानी कि यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा पासपोर्ट नंबर है ये
मैंने मेंशन कर दिया। फिर आगे आ जाएगा आपके पासपोर्ट की इशू डेट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे की है, जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर आपका जी वैलिड कब तक वैलिड है जी, मेरा है जी 2030 तक, मतलब 10 साल के लिए वैलिड है। फिर किस डेट को इशूड बाय, वो इशूड बाय उन्होंने पूछा है किसकी तरफ से इशू किया गया है। हमने यहाँ पे आ जाना है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें इशू किया गया है। ओके, यहाँ पर आ जाएगा होम एंड ईमेल एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट। होम एड्रेस यानी कि हमारे घर का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एप्लीकेंट मतलब जो अप्लाई कर रहा है, जिसका नोला होता है स्ट्रीट नंबर 5 और मुस्लिम टाउन फैसलाबाद, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का है। फिर यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल है जी 123@, ठीक हो गया जी। ऐसे आपने इसको फिल कर लेना है। फिर आ गया टेलीफोन नंबर। यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर और ईमेल वो मेंशन करना है जो आपका, अगर तो आपने लीगलाइजेशन करवाई है तो प्रीवियस लीगलाइजेशन में आपने जो नंबर दिया है और जो जीमेल दी है वही यहाँ पे रिटर्न करें। अगर आपकी लीगलाइजेशन नहीं हुई, आपका वर्क था, स्टूडेंट था, या जो भी आपका प्रोसीजर है, आपने फिर वो मेंशन करना है जो आपके पास एक्टिव हो। आजकल ये बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है कि जी अगर वो कॉल पिक नहीं करते या ईमेल पे रिस्पॉन्स नहीं करते तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है, या नेक्स्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो इसी ईमेल पे, इसी फ़ोन नंबर पर वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, या आपकी इंक्वायरी या वट जो भी आपसे रिलेटेड क्यूरी होगी वो आपको इसी पे कांटेक्ट करेंगे। फिर वो कह रहे हैं रेजिडेंस इन अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम करंट नेशनैलिटी। अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, किसी और कंट्री की है, तो फिर आपने यहाँ पर सी यस कर देना है। और परमिट ऑफ स्टे आपका इक्विवेलेंट कब तक है, वैलिड कब से कब तक है, वो मेंशन करना है। अगर नहीं है तो हम नो कर देंगे, हमारे पास नहीं है हम इसको नो ही करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करंट ऑक्यूपेशन। अगर तो आप हाउस वाइफ हैं, आप यहाँ पे हाउस वाइफ मेंशन करेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप खेती बाड़ी भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फार्मिंग लिख देंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं मतलब फ्री हैं तो आपने यहाँ पर, जैसे मैं ये लिख रही हूँ हाउस वाइफ, तो आप वट जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे जो आपका है वही लिखना है। और जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर आपका वर्क है तो फिर वो उससे रिलेटेड आपसे डिटेल्स भी पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि वर्क में आप जो लिखते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको से क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी भी। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी एम्प्लॉयर एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एम्प्लॉयर एंड एड्रेस और टेलीफोन फॉर स्टूडेंट नेम। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है, तो आपने उस यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है, उसका एड्रेस मेंशन कर देना है। अगर आप मतलब आपके हस्बैंड आपको बुला रहे हैं, आपका फैमिली यूनियन वीज़ा है या आपका वर्क परमिट है, तो जो आपको एम्प्लॉयर बुला रहा है आपने एम्प्लॉयर का करना है। अगर आपका फैमिली यूनियन है तो जो आपको बुला रहा है आपने वहां पर वो उसका लिख देना है, एड्रेस मेंशन करना है, टेलीफोन नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है, जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिलान में उसका एड्रेस है और टेलीफोन नंबर वट जो भी हमारे पास मेंशन है हम वो यहाँ लिख देंगे, ठीक हो गया जी। फिर पर्पज ऑफ ट्रैवल आपका क्या है, ये भी आपके जो है वो नोलाउस्ता की बेस पर आप बता सकते हैं आपका ट्रैवल पर्पस क्या है। फैमिली यूनियन है, मैं इसको फैमिली यूनियन पर्पस के लिए फिल कर रही हूँ तो मैं इसको फैमिली यूनियन पे टिक करूंगी। आपका रिलीजन है, स्पोर्ट है, मिशन है, डिप्लोमेट है, स्टडी है, मेडिकल केयर है, अडॉप्शन है, डिपेंडेंट वर्क है, इंडिपेंडेंट वर्क है, अदर है तो आपने अदर पे कर देना है, ठीक है जी। जो भी आपकी वीज़ा टाइप है ये उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है जी सिटी ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पर आपने जाना है, डेस्टिनेशन जहाँ पर मिलान में फॉर एग्जांपल आपने पहले जाना है, लेकिन नेक्स्ट आपका घर जो है वो फॉर एग्जांपल वीनस में है, तो आपकी डेस्टिनेशन कहाँ होगी, आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वीनस लिख देती हूँ, ठीक है जी। और आपका आ जाता है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। स्टेट मतलब जो कंट्री, जो मुल्क जहाँ पे आपने फर्स्ट एंट्री करनी है, यहाँ पर जी हम मेंशन कर देंगे इटली,
ठीक हो गया जी। फिर वो आपसे पूछा है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, मतलब अगर तो आपका 90 डेज से कम का है, ठीक है, और यहाँ आपका फॉर एग्जांपल 90 डेज अबव भी है, जैसे जिनका सीजनल वर्क परमिट होता है, नॉन सीजनल है, 9 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, तो वो उनके नोला उस्ता के अकॉर्डिंग मेंशन होता है कि आप कितनी एंट्रीज कर सकते हैं, आप कितनी दफ़ा दोबारा वापस जाके दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास 1 एंट्री अलाउ है तो आपने 1 कर देना है, 2 है, 3 है, जो है कर देना। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल है, मैं मल्टीपल कर देती हूँ, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी ड्यूरेशन ऑफ स्टे इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज का है, आपके पास 9 मंथ का है, आपके पास पूरे साल का है, तो आपने वो नंबर ऑफ डेज लिख देना। फॉर एग्जांपल मेरे पास साल का है, मैं 365 डेज मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है शेंगन वीज़ा इशूड द लास्ट, अगर आपने किसी और कंट्री में अप्लाई भी किया था जो कि शेंगन वीज़ा के जो है उसकी मतलब उसी के परमिट उसी के अंदर आता है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज है जिन जिन में ये वीज़ा अलाउ होता है उसकी लिस्ट में अगर वो आ रहा है, तो अगर लास्ट 3 इयर्स में आपने किसी में अप्लाई किया है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है नहीं, और अगर नहीं किया आपने नहीं कर देना है, किया है तो फिर कब किया था उसकी डेट बतानी है, अगर वो कंटिन्यू है तो भी आपने बताना है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा जी फिंगरप्रिंट्स, उसी वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा के लिए अगर आपके फिंगरप्रिंट्स प्रीवियसली पिछले दिनों में या 3 महीनों 3 साल में आपके लिए गए हैं तो आपने वो भी बता देना है कब लिए गए थे, और अभी तक वो चल रहे हैं, डेट भी आपने उसकी मेंशन कर देनी है जी। तो ये नेक्स्ट क्लॉज हमारा आ जाता है नंबर ऑफ ऑथराइजेशन, मतलब इसमें उन्होंने पूछा है डिपेंडेंट वर्क बाय द रेगुलेशन फॉर 3 टाइप रिक्वेस्टेड वीजा इशूड बाय द इमिग्रेशन स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने पूछा है कि जो आपका वीज़ा है इमिग्रेशन, चाहे डिपेंडेंट वर्क है, चाहे वर्क वीज़ा है, चाहे फैमिली वीज़ा है, वो उसका जो है ये फॉर्म थोड़ा मिसिंग है, वैलिड टिल वैलिड डेट, कि वो कब से कब तक वैलिड है उसकी वैलिड डेट। अगर तो आपका 90 डेज अबव है तो आपको खुद नहीं पता, मतलब आपका 9 मंथ स्पेसिफिकली आपको पता है कि 90 दिन का है या आपका 9 महीने का है, फिर तो आप वो डेट मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका फैमिली यूनियन है, आपको पता ही नहीं है आपका कितना है, तो आपने यहाँ पे एनए कर देना है, तो हम भी यहाँ पर एनए कर देते हैं जी। ओके हो गया जी। और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेट ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल। फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो अराइवल डेट आपको क्योंकि कंफर्म नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपने 9 की सीट करवाई है, आपने 10 को पहुँचना है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पर 10 लिख देती हूँ, ठीक है जी। फिर आगे आ जाता है जी डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिपार्चर फ्रॉम, अच्छा जी आपने जो अपने कंट्री से डिपार्चर करना है यहाँ पे वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डिपार्चर करना है 9 डेट को, तो मैं यहाँ पर 9 डेट मेंशन करूँगी, ठीक है जी। ये एक्सपेक्टेड है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लिखनी वही है कि जो आपको मतलब आपको पता है कि आपने तब की करवानी है। सर नेम नेम ऑफ द रिक्वेस्टिंग फैमिली यूनियन एम्प्लॉयर, अच्छा जी यहाँ पर वो उस पर्सन का नेम आएगा फैमिली रिक्वेस्टिंग और एम्प्लॉयर, और या एम्प्लॉयर उसका आएगा जो आपको बुला रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अदरवाइज इन केस ऑफ अडॉप्शन वीज़ा, अगर आपका वीज़ा या स्टडी या वो है स्टडी वीज़ा है, मेडिकल केयर स्पोर्ट है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आप उसका एड्रेस और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख देना अपनी यूनिवर्सिटी का, और अगर आप जो है वो या यूनिवर्सिटी का लिखना है या उस बंदे का जिसने आपको बुलाया है, अगर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो वहाँ पर कॉन्टैक्टिंग पर्सन है उसका लिख देना है। और अगर आपका जो है फैमिली यूनियन है तो आपने यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ का या जो आपको बुला रहा है उसका नंबर या वो लिख देना। फॉर एग्जांपल सर नेम एंड नेम ऑफ रिक्वेस्टिंग पर्सन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मुझे बुला रहे हैं जी अब्दुल रहमान साहब, मेरे जो हस्बैंड है वो बुला रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो भी नेम है ये मैंने एक्सपोज किया है, नेम ऑफ रिक्वेस्टिंग पर्सन फैमिली, अच्छा जी मैंने वो लिख दिया है। सर नेम और नेम उन्होंने मांगा था, मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा एड्रेस एंड ईमेल ऑफ द रिक्वेस्टिंग फैमिली यूनियन और एम्प्लॉयर, अगर तो आप वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर का एड्रेस और ईमेल लिखना है। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ आपको बुला रही हैं या फादर बुला रहे हैं तो आपने उनका एड्रेस और ईमेल एड्रेस लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी मिलान इटली, वैसे आपने डिटेल लिखना है उसके स्ट्रीट वगैरह घर वगैरह मेंशन सब कुछ पूरा लिखना है, मैं तो जस्ट आपको वो बता रही हूँ। फिर आपने जीमेल एड्रेस लिख देना है, ये आपने उसका लिखना है अपना नहीं लिखना।
फिर उसका जी फैक्स है, आपके पास फैक्स नहीं है, टेलीफोन है तो टेलीफोन आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है जो भी है। ओके जी, फिर उन्होंने कहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कोई कंपनी बुला रही है, इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने यहाँ पर उसका नेम और एड्रेस लिखना है। ठीक है जी, अगर आपका वर्क परमिट है तो आपने यहाँ पे कंपनी का लिखना है, तो अगर आपका जो है वो फैमिली वीज़ा है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। फिर आपने उसका ऑर्गेनाइजेशन का लिख देना है। अगर आप स्टूडेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो भी आपने इसको कर देना है। फिर उसने कहा है जी सर नेम एड्रेस टेलीफोन फैक्स ईमेल फॉर द पर्सन कॉन्टैक्ट कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उसका सर नेम एड्रेस टेलीफोन और ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर पर्सन का किसी का लिखना है जिससे वो कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है जी, अगर तो आपके पास अवेलेबल है तो आप लिखें, अगर नहीं है तो आप उनसे मांग लें। अगर फिर भी आपका अवेलेबल नहीं होता तो आप देखना इसको खाली छोड़ना है, ये क्या करना है। ठीक है जी, फिर आगे आ जाता है जी दी ट्रैवलिंग बोर्डिंग एकोमोडेशन एक्सपेंसेस। फिर उसने कहा है जो आपने ट्रैवल करना है, बोर्डिंग करनी है, वहाँ पे रहना है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे किसने उठाने हैं? दी एप्लीकेंट, आपने खुद उठाने हैं या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, होस्ट है आपका, उसने उठाने हैं। फिर उस आपने यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये मैंने अपने खुद उठाने, मैं यहाँ पे अपना कर दूंगी। फिर वो पूछ रहे हैं कि आपके पास मीन्स ऑफ सपोर्ट आपने किस तरह उठाने, कैश है आपके पास, ट्रैवल चेक है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड अकोमोडेशन है, पहले से पे किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट, सारा कुछ। मेरे पास कैश है जी, मैं कैश कर दूंगी। आपके पास जो है आपने वो मेंशन कर देना है। फिर उसके आगे जाता है पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेंबर। जो आपका फैमिली मेंबर वहां पर है, अगर वो ईयू ईईए और सीएच सिटीजन है, ये ठीक है सिटीजनशिप होती हैं, अगर वो सिटीजनशिप है तो उसका पर्सनल डाटा आपने यहाँ पे देना है। सर नेम है, उसका नेम लिख देना है। नेम अगर तो आपका जो बुला रहे हैं उनके पास सिटीजनशिप है तो फिर यहाँ पर आपने उनका नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी मेंशन कर देनी है, उनका पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आगे आ जाता है जी फैमिली रिलेशनशिप, आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर तो आपका हस्बैंड है या वाइफ है तो आपने सपोज कर देना है, अगर बच्चा है तो चाइल्ड पे आ जाना है। ठीक है, ये अदर है या आपने देख लेने अपने हिसाब से। फिर प्लेस, तो अब लास्ट पे आ जाता है प्लेस एंड डेट। अगर तो आपकी इस्लामाबाद एम्बेसी है तो आपने यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान लिख देना है। अगर कराची एम्बेसी में आपने सबमिट करवाना है तो आपने कराची पाकिस्तान कर देना है। आपने अपनी लोकेशन के हिसाब से इसको फिल करना है। फिर आ जाता है आपकी डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं आपने वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, या आप यहाँ पर वो डेट भी लिख सकते हैं जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट है या आपकी मर्जी है। फिर आगे आपने सिग्नेचर अपने कर देने हैं। फिर लास्ट पे आपका सेम प्रोसेस होगा, प्लेस एंड डेट, यहाँ पर वही आपकी डेट और प्लेस लिख देना है और यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना है जी। तो अब कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे वीज़ा फ़ी कितनी है, वर्क वीज़ा फ़ी कितनी है, फैमिली वीज़ा फ़ी कितनी है, आपकी लीगलाइजेशन फ़ीस कितनी है। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।